जम्मू कश्मीर में 2024 का असेंबली इलेक्शन कई लिहाज से पिछले तमाम असेंबली इंतखाबात से मुख्तलिफ था। सबसे खास बात तो यही थी कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला असेंबली चुनाव था। इसके अलावा ये पहला मौका था जब दो असेंबली की तश्कील के दरमियान इतना लंबा वक्फा रहा। बता दें कि 1934 में प्रजा सभा से लेकर 2014 के लेजिस्लेटिव असेंबली के दरमियान सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब दूसरी असेंबली की तश्कील में 9 साल का वक्त लग गया। इस इलेक्शन की दिलचस्प बात यह रही कि इस बार किसी पार्टी ने वजीर आला के तौर पर किसी चेहरे को सामने नहीं किया। 4 साबिक सीएम में से 3 साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद तो चुनाव मैदान में ही नहीं उतरे। चौथे साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इलेक्शन को लेकर काफ़ी दुविधा में रहे, लेकिन जब मन बनाया तो 2 जगह से उम्मीदवारी पेश कर दी। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनमें मुमकिना सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला की दावेदारी सबसे मजबूत हो सकती है। दूसरे दावेदार नौशेरा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सूबाई सदर रविंद्र रैना हैं। इंतखाबी अमल के दौरान ही पार्टी आला क़यादत ने इसका इशारा भी दे दिया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने उन्हें भी सीएम के तौर पर पेश नहीं किया। इन दोनों की दावेदारी इम्कानात के ज़ुमरे में शामिल है। इसके दरमियान कई इफ्स एंड बट्स हैं। ये इम्कानात उसी वक्त हकीकत का रूप लेंगे जबकि 8 अक्टूबर को एनसी कांग्रेस इत्तेहाद या फिर बीजेपी को वाज़े अक्सरियत हासिल हो। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद का दावा है कि 8 अक्टूबर को उन्हें वाज़े अक्सरियत मिलने जा रही है। हमें नहीं लगता है ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हो? हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। बीजेपी की सूबाई क़यादत भी एतमाद से भरी हुई है। आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने तो तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले ही जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी सरकार महबूबा मुफ्ती की क़यादत में ही बनी थी। उस वक्त पीडीपी सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन इस चुनाव में उसकी पोजीशन कुछ कमजोर दिख रही है। शायद यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने तशहीरी मुहिम के दौरान इक़्तिदार की बात नहीं की, लेकिन उनका दावा है कि अगली हुकूमत सेकुलर ताकतों की होगी और सत्ता की चाबी पीडीपी के पास। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर में सेकुलर सरकार बनेगी, और जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी उसका हिस्सा होगी। अगर ये दावे गलत साबित हुए तो फिर क्या होगा? नई सरकार की शक्ल कैसी होगी? सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर कहां से आएगा? जाहिर है ऐसी सूरत में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन किसके साथ जाता है। इन हालात में छोटी छोटी इलाकाई जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी फैसला कुन पोजीशन में आ जाएंगे। 2024 का असेंबली इलेक्शन इस लिहाज से खास रहा कि माजी में इलेक्शन बाइकाट करने और अलगाववाद की बात करने वाले भी इसका हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर की ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी और अलहदगी पसंद लीडर और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कई सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद गनी लोन जैसे मझे हुए सियासतदानों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सवाल यही है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद और बीजेपी को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली तो अपनी पार्टी पीपुल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी किधर जाएगी? इम्कान नंबर 1, अगर बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली और नतीजों के ऐलान के बाद वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी तो एलजी उसे सरकार बनाने की दावत दे सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि 370 के दिफा में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 370 की मुखालफत करने वाली पार्टियों को कैसे और किन शर्तों पर साधेगी। साबिका तजुर्बों की रोशनी में पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस 370 के मुद्दे पर खामोश रही। सियासत का एक मुरवजा असूल है कि ये इम्कानात का नाम है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का एक साथ आना फिलहाल नामुमकिनात में शामिल है। इम्कान नंबर 2, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद बड़ी जमात के तौर पर सामने आए तो सूरत हाल और भी दिलचस्प होगी। कश्मीर की सभी सियासी जमातों ने खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतबादिल के तौर पर ही अब तक पेश किया है। पीडीपी का वजूद ही इसीलिए हुआ। बाद में अल्ताफ बुखारी और मुजफ्फर बेग जैसे लीडर पीडीपी से अलग होकर अपनी नई राह चुन ली। सज्जाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद भी एनसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। इन सभी में एक चीज कदरे मुश्तरक ये है कि सभी 370, स्टेटहुड और दीगर मुद्दों पर मुत्तफिक हैं। एनसी और पीडीपी की सियासी राहें जुदा हैं। बावजूद इसके पीडीपी एनसी बीजेपी मुखालफत के नाम पर एक साथ आ सकते हैं। इस मामले को लेकर दीगर इलाकाई पार्टियों का रुख भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के हक में जा सकता है। इम्कान नंबर 3, अगर 2024 की असेंबली में एक अच्छी खासी तादाद छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों की हो जाए तो तीसरा इम्कान भी पैदा हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल में सियासी मैनेजमेंट के माहिरीन को अपनी महारत का सबूत पेश करना होता है। मुल्की सतह पर ऐसा कई बार हो चुका है कि ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी इख्तिदार से बाहर रहे और कम सीट जीतने वाली पार्टी का लीडर सीएम की कुर्सी पर फायज हो जाए। जम्मू कश्मीर में भी 3 बार ये तजुर्बा हो चुका है। 2002 में पीडीपी कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ। सबसे ज़्यादा 28 सीट जीतने के बावजूद एनसी इख्तिदार से बाहर रही और मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद 3 साल तक वज़ीर आला रहे। 2008 में एनसी ने कांग्रेस को साधते हुए पीडीपी और बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। जी, तो बिल्कुल सवालात कई हैं कि आखिर इस जगह जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसका क्या किरदार होगा और कौन कितना अहम रोल अदा करेगा और दावे बयानबाजी में कितना फ़र्क है, कितनी सच्चाई है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अयाज अहमद साहब जुड़े हुए हैं, ख़ास अपने कीमती वक्तों के साथ, और जनाब सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी तमाम तर कीमती वक्तों के साथ आपसे साझा कर रहे हैं। सुहेल काज़मी साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सवाल वहीं बरकरार है, किसके सर पे सजेगा ताज और किसका होगा क्या किरदार? देखिए, जिस तरह का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है और जितनी पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में हुई है और वो पोलिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, वो अपने आप में एक हिस्ट्री मेकिंग जम्मू कश्मीर के सामने है कि एक नया चैप्टर जो है वो बना है जम्मू कश्मीर में। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो चाहती है कि जमहूरियत जो है वो बहुत मजबूत हो जम्मू कश्मीर में और एक अच्छी सरकार का गठन हो, और लोग जो डिप्राइव्ड रहे पिछले काफी सालों से जमहूरियत के उस पूरे निजाम से, जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको किसी तरह बहाल किया जाए। और लोग जब डिसाइड कर लेते हैं कोई चीज या किसी चीज को ठान लेते हैं तो वो जरूर करते हैं। हमने बहुत से मुल्कों में भी ऐसा देखा है और जम्मू कश्मीर में भी वैसे ही आपके सामने है, क्योंकि अभी हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकते हैं, बड़ा प्रीमेच्योर है कुछ बोलना, क्योंकि हाई वोल्टेज परसेंटेज में इट इज वेरी इमेच्योर टू टॉक कौन कितनी सीटें ले रहा है, क्या लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा होगा, और उसमें जो की प्लेयर्स हैं वो 2 ही पार्टीज हैं जो मेन रोल प्ले कर रही हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो प्रीमियर पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने ताम झंड सब कुछ इन्वेस्ट किया जम्मू कश्मीर में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनकी पूरी क़यादत जम्मू कश्मीर में लगी रही और जम्मू प्रोविंस में खासकर फोकस रहा कि हम किसी तरह, उनका सपना है, 2 ही सपने हैं उनके। एक पहला सपना था कि जब पावर में आएंगे आर्टिकल 370 हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त का ये उनका मैनिफेस्टो था, वो हट गया। उसके बाद अब उनका सपना है, पहले तो वो सपना था कि पार्लियामेंट में 400 सीटें लाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सरकार बन गई। अब यहाँ सपना है कि हम 50 पार, 40 पार, तो वो सपना है। और सपने देखना हर इंसान का हक है जमहूरियत में, और हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है देखना। लेकिन फाइनल डिसीजन लोगों के पास होता है कि लोग क्या डिसाइड करते हैं।
दो द कंपटीशन इज नेक टू नेक जो है, और उस पे आने वाले 2-4 दिन हैं, उस पे पता चल जाएगा। लेकिन जो भी होगा एक नई पॉलिटिकल नरेशन के साथ जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के लोग दुआ करते हैं कि जिस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है और जिस तरह का फुल प्रूफ तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिकल इलेक्शन करवाई है, मुझे लगता है ये उम्मीदों की इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और उस पे एक स्टेबल सरकार बननी चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बने, चाहे लाइक माइंडेड अलायंसेस के साथ, 2 अलायंसेस के साथ यहाँ सरकार बने। लेकिन लोग चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी और लाइक माइंडेडशिप जो है वो जरूर दिखनी चाहिए। बिल्कुल। जनाब अहमदिया साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। मैं इस मरतबा ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है इस मरतबा कि बहुत सारी चीज़ें गुंजलक है, समझ ही में नहीं आ रही कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा। शायद बड़े बड़े सियासी पंडित भी इनकार कर रहे हैं इस बात से कि शायद प्रेडिक्शन करना मुमकिन ना हो पाए इस मरतबा। क्या ऐसा बदल गया? क्योंकि हमने लोकसभा में देखा था और कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस भी हो रही थी, लेकिन असम्बली चुनाव में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। वो क्या गिरह है जो आप खोलना चाहेंगे? दोनों चीज सही है। एक ये कि इस वक्त प्रेडिक्ट करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, इसके बावजूद कि सिचुएशन साफ लग रही है, और ये सिचुएशन का इसलिए शायद अंदाजा लगाया जाता है क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो इस चीज से है कि एक गवर्नमेंट बने, क्योंकि जो 10 साल के दौरान उन्होंने जो मामला देखे, मुश्किलात देखे, एक्सेसिबिलिटी कम रही या बाकी इश्यूज हो गए जहां लोगों को लगा जैसे हम एम्पावर से हो रहे हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं है, तो वो लेकर एक मसला तो है लोगों के पास कि भाई कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन यहाँ दूसरा जो देखने को मिलता है वो यही है कि जो भी रिवायती पार्टियां जो है तो उनके साथ लोग भज्जन हैं, शायद उन्हीं को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई यही है इस चीज के लिए कि जो हमारे मुश्किलात सामने आ रहे हैं वो उसी का वजह है। इसलिए कंफ्यूजन सा है एनालाइज करना लोगों के लिए कि यहाँ से तो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट बने, लेकिन यहाँ से वोट किसको डालें, कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन सा है। लेकिन इन सिचुएशन में भी मुझे जो लग रहा है वो सिचुएशन थोड़ी साफ है। ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन के बावजूद भी ये जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, कश्मीर में उनका पल्ला भारी रहेगा। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है उनका पल्ला जम्मू में भारी रहेगा, और सेकंड उनका जो नंबर रहेगा वो जम्मू में कांग्रेस का रहने का इम्कान है, और इसी तरह कश्मीर में पीडीपी का सेकंड रहने का इम्कान है। अब इसमें इंजीनियर रशीद का फैक्टर काम आता है, लेकिन वो इस वक्त ज्यादा टिक नहीं पाया उस लिहाज से जो हमने अंदाजा लगाया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान की शायद वो इम्पैक्ट कर पाएगा असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ वो कर पाया। अलबत्ता वो जो हमारा मानना है, ठीक है, तो आपके हिसाब से वजूहात क्या रही जिसकी वजह से जो लोग लोकसभा में हीरो थे वो असेंबली में शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, आवाम का दिल नहीं जीत पाए? शायद उसका बड़ा वजह ये हो गया कि देखिए ये इंजीनियर रशीद का ये मामला नहीं है। आप देखिए यहाँ आजाद साहब एक बड़े कदावर सियासतदान और साफ शफाफ सियासतदान माने जाते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में वैसे चीफ मिनिस्टर भी बहुत अच्छा साफ सुथरा काम किया। वो भी नहीं टिक पाया, वो भी टेक ऑफ नहीं कर पाया। यहाँ अपनी पार्टी बड़ी जोर शोर से सामने आई, वो भी नहीं टिक पाई। सजाद लोन साहब वो भी नहीं टिक पाया। अब इंजीनियर रशीद नहीं टिक पा रहा है। वजह शायद यही है, ये एक ही नहीं है। मैंने इन तीनों चारों को इसलिए बोला कि इनके साथ एक ही सिचुएशन बन रही है। शायद ये कि इनके साथ ये टैग लगाने में इनके अपोनेंट्स कामयाब हो गए कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये प्रॉक्सीज है, ये बीजेपी कनेक्टेड है, तो उस वजह से जो उनका लोगों में जो रुझान रहा लोगों का, उससे उनका वो उनकी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो इम्पैक्ट रहा वो इंजीनियर रशीद का असेंबली में नहीं दिखा, क्योंकि उनके खिलाफ एक टैग लग गया कि बीजेपी के स्पॉन्सर्ड है। वो एक सबसे बड़ा वजह बन गया। दूसरा, इंजीनियर रशीद के साथ कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनकी शायद छवि साफ नहीं है।
जो पहले भी सियासतदान रहे हैं, ऐसा भी एक दूसरा वजह उसका हो गया। मेनली जो वजह हुआ, जो टैग उनको लगा बीजेपी का, वो एक वजह उनके साथ बन गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात कर रहा था कि जब हम ये कह रहे हैं कि पीडीपी का सेकंड नंबर रहेगा यहाँ पे, तो लेकिन जब आप ये अभी आगाज में आप बात कर रहे थे कि इम्कानात क्या है, मुझे इम्कानात साफ लग रहे हैं, इसमें कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। गवर्नमेंट कोalition की होगी, कोई एक आध पार्टी ऐसी नहीं कि जो अपने बलबूते पर गवर्नमेंट बनाएगी, वो मुमकिन नहीं है। चाहे बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो बड़ी जिनके नंबर रहेंगे, बनाने का सवाल ही नहीं है। अलबत्ता एक कोalition गवर्नमेंट हो, दो ही ऑप्शन है। बिल्कुल काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। क्या इससे पहले भी हमें ये सिचुएशन देखने को मिली है, जिस तरीके से इस मरतबा देखने को मिली, पूरा रणभूमि नज़र आया जहां पे ऐसा लगा कि कोई खुफिया विभाग अलग अलग मुल्कों के अंदर घुस आए हों, ये प्रॉक्सी है, ये फलां का है, ये ABCD है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। क्या माजी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं और ये इस सिचुएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आवाम पे? बहुत बार जब से भारत बना है और जब से जम्मू कश्मीर अपनी वजूद में आया है, ये चीजें पहले भी देखी हैं हमने, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, जो सेंसिटिविटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सी चीजें जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो वो होती हैं, और वो मैं समझता हूँ डिस्कस करना भी फजूल है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग होती है सरकार की, उस पर काम अच्छी तरह हो, लोगों के फायदे का हो, लोगों को रिहेबिलिटेट करने का हो, उस पर फोकस रहता है। और कोई भी ठेकेदार ना बने अपने वजूद को लेके, अपनी पार्टी को लेके, और ये सोचे कि नहीं हम हैं और कोई नहीं है। तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स विल जो है उसको भी देखा जाता है। और पहली बार हमने देखा कि 10 सालों में जो इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए की है, वो रिमार्केबल है। और उसके डिविडेंड्स जो है आपको इलेक्शन के तीनों फेसेस में दिखे कि लोग किस तरह खुले दिल से बिल्कुल इसमें काज़मी साहब कोई शक नहीं है, यकीनन ऐसा ही नजर आया और लोग खुश भी हैं इस चीज़ से, इंतजामिया भी खुश है। सवाल यह है कि हुकूमत किसी की भी बने, थोड़ी देर के लिए हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हुकूमत किसी के भी बने, लेकिन हुकूमत में बैठे हुए लोगों को और अवाम को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस में, इन दोनों को किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले जिस तरह से भारत की इमेज जो है आज पूरी दुनिया में, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बढ़ रही है और पूरी दुनिया मानती है इसको कि हम बढ़ता हुआ मुल्क हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर सवालिया निशान पे रहता है, उसी तरह पूरी दुनिया में भारत पे भी नजरें टिकी रहती हैं। और जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी और सब चीजों को देखते हुए जो लोग जमहूरियत को मजबूत करने में, जमहूरियत को और अच्छी तरह से लोगों तक ले जाने में, पहुंचाने में, और ये फाल्स नरेशन जो है, ये जो दुश्मन मुल्कों के साथ या उनकी बात करनी या उस तरफ देख के गवर्नेंस करनी, वो नहीं जम्मू कश्मीर में चलेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको कह दिया कि हमारा वजूद दिल्ली के साथ है, हमारा रहन सहन दिल्ली के साथ है, हमारा वेलफेयर जो है वो दिल्ली के साथ है। अलगाववाद और ये सब चीजें जो हैं ये बातों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे हमारी जनरेशन तबाह हो गई हैं। हमने जो खोया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वो वापस नहीं आएगा। अब पाने की उम्मीद इस इलेक्शन से है कि जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चले, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, चाहे वो कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन है। सारी इलेक्शन अपने अपने वक्त पे हों और ज्यादा से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर की रहनुमाई करें, वो जिस तरह की भी इलेक्शन हो, और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए, और भारत ही जम्मू कश्मीर का ध्यान रख सकता है। और ये जो सो कॉल्ड चैंपियन बनते थे जम्मू कश्मीर में बिला वजह, जो इस तरह की सियासत करते हैं, वो नहीं चलेगी। और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना, ये चेंजेस जो हैं आज आपके कैमरों के आगे, वीडियोस के आगे, विजुअल्स के आगे लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जो कामयाब हो जाते थे फॉल्स पॉलिटिकल नरेशन को बनाने में, वो आज इस बार दिखे नहीं। लेकिन फिर भी 1-आधा% कभी कैंसर को आप एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं 0.5%, 1% कहीं ना कहीं फिर दोबारा दिखता है। लेकिन ओवरऑल जो है ये जमहूरियत की ही जीत है, ये समझता हूँ लोगों की उम्मीदों की जीत है। और इस पे मुझे लगता है मरकज की सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन लाइक माइंडेड ह्यूमन हार्ट के लोग उस सरकार में आए, जो लोगों की पल्स को समझे।
देखिए लोगों की पल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत हैं जम्मू कश्मीर के आगे मुस्तकबिल के लिए, और वो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वो जरूर जो भी सरकार बनेगी उसमें जरूर आएगी। क्या लगता है आपको कि इतनी खूबसूरत ख्याल हुकूमत में बैठे हुए लोग और सेंटर में बैठी हुई सरकार के दरमियान भी होगी? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद अगर हम छोड़ देंगे, अगर उम्मीद ना करते लोग उसी तरह पार्टिसिपेट करते 20%, 15%, तो फिर ऐसी बातें आज ना हम करते और पूरी दुनिया का मीडिया ना करता, फॉरेन की 20 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ना आते, 40 ममालिक का यहाँ G20 ना होता। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद करनी चाहिए, और उम्मीद जो है हमेशा अच्छे डिविडेंड्स देती है, ये मेरा मानना है। और ये मैं आपको बताऊं कि एक रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर में पिछले 77 ईयर से बना हुआ था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारें आती थी जाती थी, अपना 5 साल का काम किया, 3 साल में सरकार गिर गई, 4 साल में गवर्नेंस की तरफ ध्यान कम होता था, सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए होता था। लोगों ने बता दिया आपको हाई वोल्टेज परसेंटेज के साथ कि हमें गवर्नेंस चाहिए जनाब, हमें कोई लेना देना नहीं है कौन खानदान है, कौन कैसा है, कौन इंडिपेंडेंट आपकी असेंबली में आएगा। इस बार लोगों ने इंडिपेंडेंट्स को भी तो चुना है ना, तो चुनेंगे, आएगा रिजल्ट तो आपको पता चलेगा। तो हमें जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका बेटा कौन है, किसका पोता कौन है। हम जम्मू कश्मीर में लोग अपनी गवर्नेंस के साथ भागीदार बनना चाहते हैं। ये कंसेप्ट आपको इन 3 फेसेस में दिखा है, जो टोटली एक चेंज पर्सपेक्टिव है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का। तो मुझे लगता है जो ले जाएगा वो कामयाब रहेगा और वो अगली बार भी जीतेगा, और जो नहीं ले जाएगा वो कहीं ना कहीं बीच में उसको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बिल्कुल अहमदिया साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत किसकी बनेगी, लेकिन फिर भी एक अगर अंदाज़ा लगाया जाए, बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं, आज़ाद साहब को देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं किए, फ़ारूक अब्दुल्ला पार्टिसिपेट नहीं किए, महबूबा मुफ्ती पार्टिसिपेट नहीं की, तो हुकूमत के आला ओहदों पर, ऊंचे ओहदों पर कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो रिवायती इक़्तिदार से हटकर मतलब नहीं हो। इसमें तो शायद नए चेहरे देखने को मिले। क्या लगता है इसकी कोई बड़ी वजह है? और अगर इसकी कोई वजह है तो आने वाली जो भी हुकूमत फॉर्म होगी उसके चेहरे क्या होंगे? नौजवानों के कंधों पर जिम्मेदारी होगी? नया ये इसके बावजूद कि लोग एक बदलाव चाहते हैं, लोग बड़े मतलाशी है इस चीज़ के लिए कि जो रिवायती सियासत है उसमें एक ऑल्टरनेट हो, लेकिन या तो कोई अच्छे कैंडिडेट सामने नहीं आ रहे हैं, या तो कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी एज एन ऑल्टरनेट सामने नहीं आ रहे हैं। और दूसरा, जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस खास तौर पर, उनके झंडे इतनी मजबूत है कि उनका कार्डर इतना स्ट्रांग है, वो किसी चीज को भी मोबिलाइज करते हैं। ये जो आप 2-3 लोगों की बात कर रहे थे, जैसे आजाद साहब बड़े कदावर नेता है, उनके खिलाफ भी वो ये कामयाब हो गए, उनके खिलाफ ये कैंपेन चलाने में कि भाई ये बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, और एक माहौल क्रिएट किया उनके खिलाफ भी। तो उसी तरीके से फिर इंजीनियर रशीद का भी एक पार्लियामेंट में बहुत जबरदस्त चला, लेकिन असेंबली को आते आते उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, यही टैग लगा के। आप देखोगे ये 3-4 को भी एक ही टैग लगा कि भाई ये प्रॉक्सीज है, आप को भी शायद ये पता होगा। और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी टैग नहीं लगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब बीच में टैग लगने की कोशिश हुई, या हो भी गया कि बीच में ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी शायद पीछे से बीजेपी के साथ कुछ टाई अप किया है, तो उसके चलते शायद वो स्कैम से भी, वो क्रिकेट स्कैम से भी बाहर आया, तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया प्रीपोल अलायंस पे। हालांकि वो प्रीपोल अलायंस भी ग्राउंड पर नहीं चली, क्योंकि वहां हमने देखा कि कैंडिडेट्स, अलायंस कैंडिडेट्स के खिलाफ पार्टीज के इलेक्शन में लड़े, और फिर जब राहुल जी यहाँ कैंपेनिंग के लिए आए अपने कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेशन नहीं देखी लीडर्स लेवल पर। तो इसका मतलब ये वही था कि वो डिस्पेल करने की बात थी, वो र्यूमर को डिस्पेल करने की बात थी कि भाई हम भी मिले हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं था। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जब तक ऐसा रहेगा तब तक वो किसी को भी डिफीट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब मसला एक फिर आगे इस सूरत में होगा क्या? अब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा, आगे जो सिचुएशन नजर आ रही है वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे नंबर आएंगे, और दूसरा कश्मीर को लेकर और बीजेपी को लेने के ज्यादा
नंबर्स आने के चांसेस है जम्मू में। ठीक है, अगर इसको अहमदिया साहब ऐसे आपसे पूछने की या समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसका सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, या फिर अलायंस जीतता है तो उसका सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, ये चंद नाम क्या होंगे अगर दोनों तरफ से कामयाबी मिलती है तो? वैसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी पार्टी यहाँ अकेले में हुकूमत अपने बलबूते पर बना सकती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती, मान भी लेंगे, मतलब तीसरे प्लेयर का भी रोल बहुत अहम मान रहे हैं आप? नहीं, ये जरूर है कि ये यहाँ गवर्नमेंट जो बनेगी वो कलेक्शन की होगी। इसके बावजूद कि बीजेपी के दावा है कि हम अकेले में बनाएंगे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दावा है आज तक कि भाई हम अकेले में बनाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो नहीं दिख रहे हैं कि कोई भी पार्टी यहाँ अकेले में बना सकती है। अगर वो भी मान लेंगे कि कोई अब बनाने की भी सिचुएशन में आ जाएगा अपने लेवल पर, तो फिर इनके पास चेहरे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उनके पास उमर साहब है, अगर बीजेपी की बात करेंगे तो उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ऐसा कोई नहीं उनके पास कैंडिडेट्स की कमी है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास। लेकिन दरअसल माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, दरअसल मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इससे पहले हमने 2002, 8, 14 में भी देखा, हमने जो बीच में जो 2.5 साल की जो सरकार बनती है, मतलब आधा आधा बांट लेते हैं, क्या थर्ड प्लेयर इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि हुकूमत फॉर्म होने में उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा किरदार हो और वो भी फ्रंट चेहरे पे, फ्रंट सीट पे नजर आए? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही? इसमें हम ये देख रहे हैं कि थर्ड वो फैक्टर क्या होगा। वो थर्ड फैक्टर तो होगा ही नहीं, जहां तक मेरा मानना है, और मुझे लगता है कि आगे ये देखने की बात होगी और शायद यही होगा। ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान एज बिग प्लेयर्स, एंड थर्ड एट द मोस्ट कांग्रेस होगा, कांग्रेस तो होगा ही, और फोर्थ एट द मोस्ट पीडीपी होगा इन गिवन सिचुएशन। ओके, और एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं वो एक हुकूमत बनाएंगे, आसानी से बना सकते हैं चाहेंगे तो। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी हुकूमत बनाए, अगर बनाने की सिचुएशन में आ जाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। तो ये क्लियर पॉसिबिलिटीज है, और थर्ड पॉसिबिलिटी कोई लग नहीं रही है, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसे भी नजरअंदाज करते हैं जनाब अहमदिया साहब, इसे भी नजरअंदाज करते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर के हुकूमत बनाती है, तो फिर ये जो मैनिफेस्टो 370 स्टेटहुड और 35 से जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनका कैसे फिर हल हो पाए, क्योंकि दोनों तो अलग अलग रुख में जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी। देखिए, जहां तक आम इंसान का ताल्लुक है, आम इंसान को मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत कौन करेगा। जैसे काजमी साहब ने भी कहा, दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट दे आर वरीड अबाउट। ये समझने की जरूरत है। व्हाट दे आर वरीड अबाउट इज कि हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हल करें, किया जाए, और कौन हल करे। वो उनके साथ कोई नहीं, वो बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उनके साथ वो मसला नहीं है। जहां तक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस का ताल्लुक है, वेल, उनमें एक ही कंटेंशन, एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा, इशू रहेगा, वो 370 अगर इनका एजेंडा भी है, उसका ग्राउंड लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं, जहां आम लोगों के साथ उसका वास्ता हो। ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, लिमिटेड एम्पावरमेंट थी, तो जिसे पार्लियामेंट से अगर कोई पास होता है तो वो सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन ऑफ लोकल असेंबली जो है वो उस तक महदूद था, लेकिन उसे डायरेक्ट कोई फायदा लोगों को नहीं था। हाँ, 335A के तहत जो हुकूक है उनका डायरेक्ट लोगों के साथ वास्ता है, जिसमें नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ात है या ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ात है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 370 को लेकर 370 को मुझे लगता है ये दरकिनार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे चलो ठीक है, ये हम अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं लाएंगे, उसको कोर्ट में छोड़ देंगे। लेकिन बाकी जो इश्यूज है, अगर बाकी इश्यूज सेटल हो जाते हैं और होने के काबिल भी है वो, जैसे आम लोगों का यहाँ बिजली के मसाइल, इस वक्त टैरिफ बहुत बड़ा हुआ है, बिजली नहीं मिल रही है, या यहाँ PSA को रिपील करने की बात है, या अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पैकेज हो, या कोई जो बाहर के जेलों में जो उनका एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, बाहर के जेलों में बहुत सारे वक्त से लोग पड़े हुए हैं, उनकी कोई रियायत हो, उनकी कोई राहत हो, और जो 35A के तहत जैसे जो जॉब के और नौकरियों के और ये जो जमीनी तहफ़्फ़ुज़ात है, ये फैसिलिटीज मुझे लगता है बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। या स्टेटहुड रेस्टोर करना है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है अगर ये 3, 4, 5 चीजें हो जाती हैं, 3, 4 चीजें, लोग भी इससे खुश रहेंगे और इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर 370 को दरकिनार किया भी जाता है, क्योंकि 370 से इमीडिएटली कोई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बच सकती है, अलायंस भी चल सकती है और लोग खुश भी रहेंगे, जो मेरा मानना है। तो 370 मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आए। और मुद्दतों तक चलने वाला एक मुद्दा भी जो है हल हो जाएगा, कम से कम जो बरसों तक चलता रहेगा। काज़मी साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से अभी जनाब अहमद यास साहब भी कह रहे थे कि वादी में खासतौर पे पीडीपी सेकंड नंबर पे आ सकती है, इम्कान है ऐसे, और पीडीपी भी ये दावा कर रही है कि वो कहीं ना कहीं किंग मेकर बनेंगे। क्या वाकई पीडीपी के अंदर इतनी अहलियत, इतना वोट बैंक बचा है वादी में कि वो किंग मेकर बनने की सलाहियत रखते हैं इस वक्त? कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा बड़े बड़े दिग्गज मैच होते हैं और एक बॉल रह गया होता है और 3 रन चाहिए होते हैं और एक छिक्का मार देता है और वो मैच, वो कंट्री जो है जीत जाती है। उसी तरह कभी कभी सियासत में भी ऐसा होता है कि आपको 2 नंबर की जरूरत होती है या 3 नंबर की जरूरत होती है और एक पार्टी जिसको हम पीडीपी बोलते हैं वो 6 लेके आती है तो वो किंग मेकर बन जाती है। अभी भी मरकज की सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बने हुए हैं, क्योंकि वो सरकार जो है आप देख रहे हैं जो चल रही है अभी की, वो किंग मेकर्स हैं। तो इसीलिए कुछ भी एंटिसिपेट करना या कुछ भी प्रीमेच्योरली डिस्कस करना वो नहीं होता है। फाइनली द रिजल्ट्स विल टेल यू। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहला प्लेयर जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, दूसरा प्लेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तीसरा प्लेयर जो है कांग्रेस रहेगी, जितने भी उनके आंकड़े आएंगे, और चौथा प्लेयर जो है पीडीपी रहेगी। और पहली कोशिश इनकी यही होगी कि इंडिया ब्लॉक जो है वो सरकार बनाए और उसमें पीडीपी ने पहले ही कहा है कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से वो बात कर रही है, अगर वो सपोर्ट प्रॉपरली हो जाती है तो उनकी बेटी उस क़यादत में जो है वो मंत्री बन सकती है, या जो उनका और कैंडिडेट है वो मंत्री बन सकता है, या नहीं भी बनेगा मतलब तो पोजीशन हासिल कर सकती हैं वो बड़ा, और एक असर रसूख उनका बन सकता है। ठीक है, अगर मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा कमेंट में करूंगा। हाँ बिल्कुल, आप जवाब दे लीजिए फिर मैं मैं भी इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जहां 4 प्लेयर्स की बात होगी, यही सिचुएशन हमारे को भी लग रही है। लेकिन एक चीज, जहां इंडिया ब्लॉक को हुकूमत बनाने की बात आ जाएगी, यस दैट इज क्लियर ऑप्शन। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत सिर्फ बनाना इसलिए नहीं है कि भाई हमने कुर्सी पर बैठना है, कोई काम भी करना है। अगर ये इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनती है और यूटी में अभी हम चल रहे हैं विद इनहेंस्ड पावर्स विद द एलजी, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी एजेंडा, ये जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ करने की सिचुएशन में होंगे। और इसीलिए मेरा मानना है शायद जो प्रेफरेंस होगी वो बीजेपी और एनसी की होगी, तभी शायद कोई मामला हल हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस और पीडीपी एनसी की अलायंस में अगर रहेंगे हम तो फिर दिक्कतें बहुत आ जाएंगे। वही रादर बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा छोटा मसला हल करने में भी। तो मुझे लगता है कि उसी लिहाज से मैं देखता हूँ, वही देखकर कि शायद मेरा जो मानना है बीजेपी और एनसी की गवर्नमेंट बनने के ज्यादा चांस। बिल्कुल सुहेल साहब, मैं आपकी ये चीजें भी समझने की कोशिश करूंगा। अगर पॉइंट अगर बनता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, 2-3 साल हुए बने हुए, या फिर पार्टी जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इस मरतबा कॉन्टेस्ट कर रही थी, क्या वो सब इंडिया ब्लॉक की तरफ आ सकती हैं या फिर बीजेपी की तरफ जा सकती? कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी में 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखा है पिछले 10 सालों में, कि आप सहमा के डिक्टेटोरियल सिस्टम से गवर्नेंस करना चाहेंगे, वो एक हद तक तो चल जाती है, लॉन्गिविटी में नहीं चलती है। आपका सपना था आर्टिकल 370 का, 35A का, आपका सपना बाइफर्केशन का नहीं था, आपका सपना डाउनग्रेडिंग का नहीं था। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं, और आपने 5 साल से महरूम लगा लोगों को हर एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज के साथ। और मैं आपसे कह दूं, अभी तो 99 का आंकड़ा है पार्लियामेंट में, तो आप देखिए कुछ बिलों पे बहस शुरू हो गई है। उसी तरह जम्मू कश्मीर में जो मेरे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि वो चीजें मुश्किल होंगी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि जब सारी 2-3 पार्टीज इकट्ठी होती है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपना पॉइंट ऑफ मींस लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जब वो उजागर करने की कोशिश करती है, तो आज वो लद्दाख के लीडर जो है फाइनली वो अभी उनको छोड़ दिया, और उनकी जो वो है बातचीत है, वो अंडर सेक्रेटरी होम ने उनकी मेमोरेंडम लिया है
देखिए, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब लोग एक माइंड बना लेते हैं, तो सरकार को सुनना उनका हक है, यही जमहूरियत है। और अगर आप फिर भी डिक्टोरल वे में सिस्टम करेंगे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे तो सरकार बनेगी नहीं। जैसे सत्यपाल मलिक जी का फैक्स खराब हो गया था, और फैक्स खराब, यहाँ तो सरकार नहीं बनी, लेकिन उनका अपना जो माइंडसेट है वो देखिए दिल्ली जाके कैसा चेंज हो गया, और वो किस तरह एक्विजिशन पे आ गए सत्यपाल मलिक जी। तो ये संभाविक तौर पे होता है कि आप डिक्टोरल सिस्टम से कुछ निजाम को चलाने की कोशिश करेंगे जमहूरी कदरों को छोड़ के, तो नुकसान तो लोगों को हो ही रहा है पिछले 10 सालों से, वी आर सफरिंग। बट ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को भी होता है जो जबरदस्ती हॉर्स ट्रेडिंग करके या डिक्टोरल सिस्टम से गवर्नेंस में आना चाहती है, which is not good for the people of Jammu and Kashmir, and for that